वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन जान लेना होगा। वो ये है कि हमारे चैनल में टॉपर रिवीजन 95 प्लस का सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको आपके सिलेबस के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर का टॉप का रिवीजन कराया जा रहा है। ऐसा प्रैक्टिकली रिवीजन हो रहा है कि सीधे तुम्हारा दिमाग में जाकर घुसेगा। इसलिए यार, इस रिवीजन में तो पार्टिसिपेट तुम करो ही, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी चैप्टर का रिवीजन वाला वीडियो जाए सबसे पहले तुम देख सको। और कोई भी वीडियो मिस मत करना भाई, ये तुम्हारा भलाई के लिए ही है। और अपने दोस्तों का भी भला कर दो, उनको भी शेयर करके बता दो यार कि हमारे चैनल में क्या चल रहा है। तो यारों, आज जिस चैप्टर को प्रैक्टिकली पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंको ना, वो नीचे आकर ही गिरता है। चाहे तुम पत्थर फेंको या ईंटा फेंको या अंडा फेंको, कुछ भी फेंको, यदि तुम आदमी को भी ऊपर फेंक देते हो ना, वो नीचे गिर जाता है। और यदि तुम 20 मीटर ऊपर छत में जाकर के कुछ भी चीज़ को यदि छोड़ देते हो ना, वो नीचे ही गिरता है। ये क्यों गिरता है? तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया है या नहीं? भाई, तुम्हारे दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन न्यूटन बाबा जी का दिमाग में यही सवाल आया था और इसी समय से इस चैप्टर का आविष्कार होके तुम्हारा सिलेबस बढ़ गया। देखो भाई, कितना बुरा काम किया है ये न्यूटन बाबा ने। तो यार, तो न्यूटन बाबा रिसर्च करते करते अट्रैक्शन फोर्स का आविष्कार किया। वो ये अट्रैक्शन फोर्स था जो कि मास पे डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा मास होता है उसके पास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। जितना कम मास उतना कम अट्रैक्शन। भाई, समझ सकते हो ना, ये धरती का कितना वजन है। बहुत वजन है भाई। इसलिए तो कुछ भी चीज़ को ऊपर फेंकते हो, ये धरती महाराज हर चीज़ को नीचे खींच देता है। वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही खींचता है और उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई, जिसमें भी मास होता है उसमें ग्रेविटेशन होता है। यहाँ तक कि तुम में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और मुझ में भी फोर्स है, लेकिन हम लोगों का धरती के मुकाबले तो बहुत कम मास है, इसलिए हम लोगों में बहुत कम ग्रेविटेशन है। तो यार, एक चीज़ तुम्हें बता देना था कि तुम्हें नोट्स का टेंशन नहीं लेना है। बस तुम अभी चैप्टर को समझो, सारा ध्यान समझने में लगा दो। बाकी तो समझने के बाद नोट्स गूगल में सर्च करोगे तो बहुत मिल जाएगी। वैसे यार, मैं भी सोच रहा था कि मैं भी एक वेबसाइट बना करके तुम्हारे लिए नोट्स प्रोवाइड करूं। देखता हूं, जब भी मैं नोट्स बनाऊंगा ना तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम चेक करते रहना। और तुम समझती ही हो कि मेरा नोट्स कैसा होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली दोस्त, एक एक चीज़ को फोटो खींच के डाल दूंगा। एकदम तुम्हें समझने के लिए वो फोटो ही काफ़ी रहेगा। अभी तो पॉसिबल नहीं है, जब पॉसिबल होगा तो मैं कर दूंगा, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे कि न्यूटन बाबा जी ने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया। उसके बाद भाई उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूला दिए। वो फॉर्मूला को खोजने के लिए भाई बहुत मेहनत लगा है। वो फॉर्मूला मैं अभी बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। न्यूटन बाबा जी बोलते हैं, यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, भाई बड़ा ऑब्जेक्ट का नाम बड़ा एम लिख देते हैं, छोटा ऑब्जेक्ट का नाम छोटा एम लिख देते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। तो न्यूटन बाबा जी बोलते हैं कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इंग्लिश में बोला जाए तो The gravitational force between two objects is directly proportional to the product of the masses of these two objects and inversely proportional to the square of the distance between these two objects। दोस्तों, डायरेक्टली और इन्वर्सली में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों का साइन एक ही होता है ऐसा। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो वो इनटू में दिया रहेगा, और यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो वो डिवाइड में दिया रहेगा। भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, यदि प्रोपोर्शन के लेफ्ट साइड वाला भाग बढ़ेगा तो राइट साइड वाला भाग भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, अभी बस इतना समझो। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि यदि लेफ्ट साइड वाला बढ़ेगा तो राइट साइड वाला घटेगा, यदि राइट साइड वाला बढ़ेगा तो लेफ्ट साइड वाला घटेगा, ऐसा। न्यूटन कहते हैं दो ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के इक्वल है। यदि दो ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो उसका ग्रेविटेशन पुल भी बढ़ेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ेगा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा।
ऐसा कह के न्यूटन बाबा सारे जनता को बता दिए। तो जनता लोग बोल रहे हैं, बाबा जी हम लोग तो आम आदमी हैं, मूर्ख इंसान हैं, बेवकूफ़ इंसान हैं, तो हम लाचार को ऐसे प्रोपोर्शनल साइन में दोगे तो कैसे हम बना पाएंगे? कुछ इक्वेशन के फॉर्म में अपना फॉर्मूला बता दो ना, तो हम लोग आराम से कुछ भी क्वेश्चन को बना लेंगे। तो न्यूटन बाबा बोले, इसमें क्या दिक्कत है? यदि तुम प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहते हो ना और उसके जगह में इक्वल टू लगाना चाहते हो तो इक्वल टू के बाद जी लगेगा। ये जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिनोट करता है। तो आम जनता फिर सवाल उठाने लगे, ये सब तो ठीक है साहब, लेकिन ये जी का वैल्यू क्या होगा? जब तक इसका वैल्यू पता नहीं चलेगा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा कह के बोलने लगे। तो न्यूटन बाबा ने उसका नाम पता सब बताया, इसका वैल्यू भी बताया। इसका नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कभी कभी इसे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसका वैल्यू इसने बताया 6.673 इंटू 10⁻⁻11। जी का वैल्यू इतना है, ये याद कर लेना। कहीं कहीं तुम्हें इसका वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कि जी का वैल्यू 6.7 लो तो 6.7 ही लेना। लेकिन एग्जाम में पूछ दे कि जी का वैल्यू कितना होता है तो तुम लिख सकते हो 6.673, गलत नहीं होगा। और यदि जी का वैल्यू दिया नहीं हो और तुम्हें इसका कैलकुलेशन करना हो तो 6.67 लेके कैलकुलेशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूटन बाबा ने यह फॉर्मूला निकाल दी, F = G बड़ा M छोटा m/d²। इसे यदि तुम किसी भी दो ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर दो, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकल जाएगा। जी का वैल्यू तो मैं अभी ही बता दिया। एम मतलब जानते ही हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट का मास ले लेना जिसका तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो, और d² मतलब d मतलब डिस्टेंस होता है दोस्त, तो डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल देना। बाकी तो सब फॉर्मूला सिंपल ही है। तो भाई अगर एग्जाम में लिखने आए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बताओ तो वैल्यू तो पता चल गया। यदि ऐसा यूनिट के बारे में पूछे तो तुम क्या लिखोगे? उस समय तो यार तुम फंस जाओगे। तो चलो मैं अभी बता देता हूँ। यदि इसे कैलकुलेशन करने के बाद ना जी को अलग किया जाए तो ऐसा निकलेगा, G = Fd² बड़ा M इंटू छोटा m। तो यार फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, d में स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर लगेगा, और वजन का ऐसा यूनिट होता है kg। तो नीचे 2 kg है इसलिए kg का स्क्वायर लग जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² इसका आंसर होगा। किसका आंसर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होगा। तो भाई हमारे न्यूटन बाबा इतना मेहनत किए और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी निकाले, उसका आविष्कार किए, तो उनका नाम होने लगा। और पहले भी ये बहुत नाम कमा चुके हैं। तो यार लोगों का सवाल खड़ा हो गया कि बाबा आप जो बता रहे हैं वो तो सही है, लेकिन आपने जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया था जिसमें कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये वाला तुमने लॉ बताया था, इसके हिसाब से यदि हम लोग माने तो धरती हमें खींचने के लिए जितना फोर्स लगाती है उतना तो हम भी धरती पर खींचने के लिए फोर्स लगाते हैं। तो फिर धरती हमारे ऊपर क्यों नहीं चिपकती? हम धरती के ऊपर क्यों चिपके रहते हैं? ये बताओ। ऐसा कह के सवाल खड़ा हो गया। भाई उसके बाद हमारे न्यूटन बाबा घनचक्कर में फंस गए। लेकिन यार इसका भी दिमाग प्रचंड था, कोई थोड़े मोड़े बुद्धि थोड़े ना था। उसने बोला कि बेटा हमने बताया था कि फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास सबसे बड़ा चीज़ होता है। धरती का मास ज़्यादा है और हमारा मास कम है। हमारा मास धरती के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए हम धरती से चिपके रहते हैं। और यदि कोई भी चीज़ ऊपर फेंको तो वो धरती में आकर गिरती है। तुम बोल रहे हो तो चलो एक्सेलरेशन निकाल ही लेते हैं। ऐसा कह के एक पत्थर का एक्सेलरेशन और एक धरती का एक्सेलरेशन निकाला गया। तो धरती का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड निकला और एक पत्थर का एक्सेलरेशन 1.65 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन निकला। तो भाई देख रहे हो ना, धरती के मुकाबले इसका एक्सेलरेशन ना के बराबर है, इसीलिए तो हम लोग धरती की ओर खींचे चले जाते हैं। कोई पत्थर ऊपर फेंको तो तुरंत धरती खींच लेती है, इसी कारण है। तो अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन के कारण क्या क्या चीज़ होता है। तो चलो फटाफट देखते हैं। अभी मैं जो लिखूंगा ना इसे तुम अपने दिमाग में बैठा लेना,
बहुत काम आएगा भाई, बहुत काम आएगा। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में आ जाएगा राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये चारों चीज़ को दिमाग से छाप देना है ना। तो चलो चारों चीज़ को बोलते हैं। द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, सेकेंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, थर्ड द मोशन ऑफ द प्लानेट अराउंड द सन, और फोर्थ द टाइड ड्यू टू द मून एंड सन। चलो ये चारों चीज़ को एक एक करके समझाता हूँ। देखो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम लोग धरती से चिपके हुए हैं। ये सारा चीज़ चिपका हुआ है, ये बोर्ड चिपका हुआ है, ये बॉल चिपका हुआ है, ये मार्कर चिपका हुआ है, डस्टर चिपका हुआ है, सब चीज़ ग्रेविटेशनल के कारण ही चिपका हुआ है। सेकेंड, ग्रेविटेशनल के कारण हमारे धरती के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है। थर्ड, ग्रेविटेशनल के कारण सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और फोर्थ ये है कि भाई जो हमारे धरती में लहर उठते हैं ना, यह भी ग्रेविटेशनल के कारण ही होता है। मून का ग्रेविटेशन और सन का ग्रेविटेशन के चलते हमारे धरती में लहर उठते हैं, जिसको टाइड भी बोलते हैं। तो ये सब है, आई होप तुम समझ गए होगे यार। ये सब को तो तुम आराम से याद कर सकते हो, क्या टेंशन लेता है भाई। सारा चीज़ आराम से याद होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, वो बिल्कुल सही चीज़ चल रहा है। फ्री फॉल मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को यदि तुम ऊपर लेकर के छोड़ दो तो वो फ्री में नीचे गिर जाता है, इसी को तो फ्री फॉल कहते हैं। हाँ भाई, सही सोचा, पहली बार अच्छा सोच रखा है भाई। नोट्स में इसका ना अच्छा सा डेफिनेशन मिल जाएगा, तुम्हें मस्त से मैं समझा दिया हूँ। तो थोड़ा डीपली घुसा जाए। देखो भाई, जब ये गिरता है ना तो कुछ स्पीड के साथ तो गिरता है और धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ता जाता है। तो यार अगर ये स्पीड पता चल जाए कि किस स्पीड के साथ गिरता है, किस स्पीड के रेट के साथ ये एक्सेलरेट करता है, तो हम लोग बहुत चीज़ जान सकते हैं। हम लोग ये जान सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर ऊपर फेंका जाए तो कितना सेकंड बाद नीचे आएगा। इसके साथ बहुत सारा चीज़ जान सकते हैं भाई। तो चलो यार, इतना फ़ायदा का चीज़ है तो जल्दी से निकाल लेते हैं। तुम भी फ़ायदा कर लोगे, मैं भी फ़ायदा कर लूँगा भाई। तो तुम पढ़े ही होगे कि फोर्स इज इक्वल टू ma। हम लोग अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इसलिए a के जगह में यदि g लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भाई m छोटा ऑब्जेक्ट को बता रहा है, जैसे कि धरती और एक बॉल, तो बॉल m हो जाएगा, है ना। तो यार अभी थोड़ा देर पहले ही तो एक चीज़ पढ़े थे, वो क्या चीज़ पढ़े थे? F इज इक्वल टू G बड़ा M छोटा M बाई डी स्क्वायर। तो यार यहाँ पर F के जगह में यदि mg लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना है, जो कि F इज इक्वल टू mg होता है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक समझ रहे हो ना। तो देखो यार, छोटा m से छोटा m कट जाएगा, G इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा? Gm बाई डी स्क्वायर। याद है ना, ये बड़ा M है यानी मास ऑफ अर्थ। तो भाई d के जगह में यदि हम अर्थ का रेडियस ले लेते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि हम लोग धरती के ऊपर ऊपर लटके हुए हैं। तो रेडियस ले लेने से हमें d पता चल जाएगा, धरती के ऊपर सरफेस का डिस्टेंस और धरती के सेंटर का डिस्टेंस। तो अब d के जगह में r लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। g इज इक्वल टू Gm बाई आर स्क्वायर। तो भाई देखो, यहाँ पर g का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, m का वैल्यू भी पुट कर दिया है और धरती का रेडियस का वैल्यू भी पुट कर दिया है। तो यार इसे पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि ऊपर से छोड़ा जाए तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। तो भाई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई, पूरा खुश होना, बहुत बड़ा फॉर्मूला मिल गया यार। इससे तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। वो अलग बात है कि पोलर रीजन पे रेडियस कम होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि धरती ऑरेंज शेप में है, ऊपर नीचे हल्का हल्का चपटा है। तो यार इसे नकारा जा सकता है। धरती 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से सारा चीज़ को नीचे खींचती है। बस यही समझो, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो भाई इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। क्या क्या फ़ायदा हो जाएगा, चलो अभी मैं बताता हूँ। मोशन चैप्टर में जो 3 इक्वेशन मैं तुम्हें बताया था ना दोस्त, तो ये तीनों इक्वेशन में तुम कुछ कुछ लगा सकते हो। क्या क्या लगा सकते हो, देखो यार, यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन तो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही ना होगा भाई। तो यार
तुम्हें यदि फ्री फॉल में इस इक्वेशन को लगाना है तो इस तरीके से लगा सकते हो। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, 2gs इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए के जगह में g लगा सकते हो क्योंकि धरती का एक्सेलरेशन तो 9.8 मीटर ही ना है भाई, और 9.8 मीटर को g मान सकते हो, g फॉर ग्रेविटी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ ऊपर से गिरता हुआ वस्तु में लगाना है, ऐसा नहीं कि गाड़ी चल रहा है तो उसमें भी यही इक्वेशन लगा दिए। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। भाई नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। प्रैक्टिकली वीडियो में बहुत मेहनत लगती है।